नमस्कार, हमारे साथ हैं राधेश्याम गोमला जी। सबसे पहले तो मैं बात करने से पहले मुझे अभी 2-4 इंटरव्यू दे रहा था बाहर, तो हमेशा मतलब हमेशा की तरह एक आदमी मतलब कई लोगों ने ये पूछा कि मैं इस कार्य के साथ क्यों जुड़ा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गांव क्या होता है। गांव जहां से हम सब कुछ, मतलब मेरे पिताजी गांव से थे। आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग हैं वो गांव से होंगे या उनके पिताजी गांव से होंगे, नहीं होंगे तो उनके पिताजी के पिताजी जरूर गांव से होंगे, जहां से हमें कल्चर मिलता है, हमारी संस्कृति मिलती है। तो मैं सोचता हूं गांव जो है वो हमारा पिता है, शहर जो है वो उनका बेटा है। तो बेटे का काम यह है कि गांव कि पिता के काम आना, पिता की सेवा करना। तो आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं पिता की सेवा करना चाहता हूं। साथ में यह भी कहूंगा, आज मैं इतने लोगों से मिला। कहते हैं कि जीनियसेस, मतलब सुना है जीनियसेस कम फ्रॉम cities. मैं समझता हूं geniuses come from cities, but geniuses also come from villages. And I think more people come from village. आज मैं आप लोगों से जिनको मैं मिलाऊंगा वो जीनियस है। गोमला जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि बताएं कि आपने क्या किया है। वो माइक आपके पास। सबसे पहले तो मैं मेरी छोटी बहन श्वेता सालनी जी का आभारी हूं कि मुझे मेरे आदर्श अक्षय कुमार जी के दर्शन करवाने का मौका दिया। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार करते हुए, और भी पोपटराव पवार जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी देश में अच्छा नाम कमाया है, और भी 3-4 हस्तियां हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अक्षय कुमार जी, करने के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है वो मेरे गांव ने किया है। बस मैंने थोड़ी मेरी जिम्मेदारी एक नेतृत्व के रूप में निभाई थी। मैं 2005 में मेरे गांव का सरपंच बना था। उससे पहले गांव की स्थिति बहुत खराब चल रही थी। गांव में ना पानी निकलने की व्यवस्था थी, ना बच्चों का पढ़ाई का स्तर, ना टॉयलेट थे, ना टॉयलेट तो ना मात्र को भी जी नहीं थे। बिल्कुल, मैंने पूरा पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि
आप इन सबको बताएं कि जी। आपने क्या क्या किया, चेंजेस कैसे लाए, और मैं जी। साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि सर आपका जो आपने कार्य किया है ये क्या पूरे देश में लागू हो सकता है? यस सर, और मेरे से अच्छे ढंग से हो सकता है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ 4 आदमी 5 आदमी इस क्षेत्र में काम करने वाले भी बैठे हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गांव की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक गांव के लोगों की उसमें सहभागिता ना हो। गांव की विकास में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आमतौर पर जो गांव की राजनीति है वो प्रॉब्लम पैदा करती है। कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए गांव के नेतृत्व का या गांव के एसेट्स का दुरुपयोग करते हैं, वो दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर नेतृत्व इन दिक्कतों को ध्यान में रख के और उसका समाधान करे, लोगों को साथ रखे, क्योंकि सहभागिता के बगैर संभावना दूर दूर तक नहीं है विकास की, तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है ये। मैंने जो गोमला में करने का प्रयास किया उसमें कंप्लीट विकट परिस्थितियां थी। जब मैं गांव का सरपंच बना तो विधायक भी मेरे विरोध में थे, एमपी भी मेरे विरोध में थे। वो सत्तारूढ़ सरकार में थे तो उनके प्रेशर में, क्योंकि नेताओं के प्रेशर में हमेशा प्रशासन रहता है, तो वो जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी उनके दबाव में मेरे विरोध में थे। और उस हालात में जो गांव ने मिलके हम सब ने काम किया तो वो एक अलग से हटके बात बन गई। हमने जो गांव पानी घर से बाहर निकल नहीं रहा था, यानी जो गली से दूर नहीं जा रहा था एक घर से दूसरे घर तक, आज उस गांव में आप जाएं 2005 से आज तक वो बात बराबर चल रही है। आप पूरे गांव में घूम के आएंगे तो एक पैकेट कीचड़ भी आप ले आए तो मुंह मांगा इनाम देंगे। सर आज भी स्थिति ये है। आपने शराब के माफिया से यस लड़े भी, तो आपको डर नहीं लगा कि? सर इस पर है, मैं आपको मुझे पता है आप हरियाणा से हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। आपका आभार, क्योंकि आप भी तो उसी भूमि से जुड़े हुए हैं। हरियाणा और पंजाब पहले एक महा पंजाब के रूप में होता था, तो हम और आप तो एक ही जमीन से जुड़े हुए हैं। वैसे डरता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हरियाणा पंजाब थोड़ा सा इसलिए कि वो थोड़ी सी जो मन की बात है वो बिना लाग लपेट के खुली कहते हैं, उनमें झिझक नहीं होती है बस। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है, आप तो सारी दुनिया को जान रहे हैं। जिस वक्त मैं सरपंच बना सबसे बड़ी बात आती गांव में वो लिक्वर माफिया की। उस लड़के का बड़ा इतना टेरर था गांव में शराब बनाता और नेपाल तक उसकी शराब जाती थी जी। अच्छा। वहां से सोना लाता था, नकली नोटों की तस्करी करता था वो। आप अंदाजा लगाइए कि वो किस स्तर का व्यक्ति होगा। उसका चाचा गांव का मुखिया होता था। तो एक बात तो, हालांकि ये सार्वजनिक तौर से कहते हुए थोड़ा झिझक रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर आप शराफत का काम करेंगे तो वो लोग इस बात को तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो शराफत को तोड़ के ही तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में, जैसे आप अंग्रेजी जानते हैं मैं हिंदी जानता हूं, तो अगर मैंने मेरे संवाद के मेरे भावनाओं को आप तक प्रेषित करना होगा तो या तो मैं अंग्रेजी समझूं या आप हिंदी समझें, तभी एक दूसरे का आदान प्रदान हो सकता है। तो अंग्रेजी भाषा जो जानता है उसके साथ अंग्रेजी तो प्रयोग करनी पड़ती है। मैं 2005 में गांव का सरपंच बना और 2008 तक मैं अच्छे आदमी के रूप में नहीं रहा। क्योंकि वो जो 2008 तक का दौर था उसको, अब आपने उस रूप को छोड़ दिया सर वो तो 2008 में तिलांजलि दी। बस ठीक है। तो आप एक बात बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक दलित महिला को सरपंच बनाया। हाँ, ये 2010 की बात थी। तो ये तो बहुत कमाल की बात है और गांव वालों ने उसे स्वीकार भी किया। उसका कारण था सर, रिजर्वेशन की जो भारत में व्यवस्था है उसके तहत मेरे गांव में मेरे टर्म के पश्चात महिला एससी रिजर्वेशन आ गई थी। अब चूंकि 5 साल मैंने काम किया तो उसमें 3 साल मेरे संघर्ष में गुजर गए। सही रूप में तो मैंने 2 साल में ही काम किया था लोगों की सहभागिता का, तो 3 साल तो अकेले संघर्ष करता रहा था उनके साथ लड़ते लड़ते। अब उस काम को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी था।
क्योंकि अगर आपने कोई काम किया और मेंटेन नहीं रखा है तो आपका किया धरा सब बेकार है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बराबर है उसी विचारधारा को लेकर चलता रहे। तो मेरी पंचायत में जो महिला पंच थी उन्हीं को गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करके दोबारा सरपंच बनवाया और फिर 5 साल लगातार बड़े अच्छे से वो काम चला। सर मैंने आपकी पूरे अभी पढ़ रहा हूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि नाउ नोबडी सेल्स वाइन एंड डजंट ड्रिंक ओपनली ऑन स्ट्रीट्स, वाइन प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली बैंड, streets are encroachment free, built with pavements, tiles and concrete, wide open, clean and dust mud free. Because of awareness spread, now girl child ratio is greater than boys. There are 2 beautiful parks there. Every home have latrine. Village is open defecation free. Villagers make sure that children go to school and youth are getting skilled technically and doing jobs. The farmers are using new techniques in the field. There's an open air theater. Yes. इनके गांव में कंप्यूटर सेंटर where the children learn the computer education without any charge. There are many toilets and dustbin facilities in village street. You cannot get a bucket of mud in the streets of whole village. Yes. और I think this man needs a standing ovation. Thank you very much. इनके बारे में मैं क्या कहूं, इनके बारे में मेरी वाइफ ने भी अपने किताब पे लिखा है इनके गांव के बारे में। फॉर द लास्ट मैं बस थोड़ा चीजें पढ़ना चाहूंगा कि इनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो करीबन 111 पेड़ गांव में कहीं भी लगा सकते हैं और वो पेड़ उस बच्ची को बिलोंग करते हैं। और जब वो पेड़ बढ़ता है उसके अंदर आम लगे, आंवला लगे, बहुत सारे जो फल फ्रूट जो भी होते हैं, दैट बिलोंग्स टू द गर्ल। और वो फल फ्रूट जो है वो उसकी पढ़ाई के काम में आएगा। मतलब श्याम सुंदर जी, आपको ये आइडिया आया कहां से? आप ये जीनियस बने कैसे? नमस्ते। मैं 2005 में मेरा गांव का सरपंच बना था। तब मुझे लगा कि सीधी सड़कें, सामुदायिक भवन, ये सब सरकार के काम में करती रहेगी, सरपंच की जिम्मेदारी कुछ और है। मेरे गांव का वन्य जीव कैसे बचे, मेरे गांव में हरित क्रांति कैसे आए और लोगों को प्रकृति आधारित रोजगार कैसे मिले, कब तक हम धरती माता के गर्भ में केमिकल डालते रहेंगे। गांव की गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर लोगों को भी रोजगार कैसे मिले, इस पर मैंने काम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने मेरे गांव की SC, ST या जनरल महिला को एक साथ बिठाने का काम किया और सबसे पहले एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाकर वेबसाइट बनाई कि इस तरह से भी पंचायती राज होती है। और उस पीरियड में मेरी बेटी का नाम था किरण, तो उसकी डेथ हो गई। तो गांव में सब लोग किसी व्यापारी को अपने दुकान पर ले जाते हैं 12 दिन के बाद, किसान को अपने खेतों में ले जाते हैं कि भाई 12 दिन हो गया और अब आपको अपने काम धंधे पे जाना है। तो मुझे भी मेरे गांव वाले मेरे खेतों में ले गए और मुझे पंचायत में ले जाके बिठाया कि आप सरपंच हो, आपका काम कीजिए, बहुत हो गया, बहुत दुख हुआ आपको। तो मुझे लगा कि मेरे गांव के जितने भी लोग उस कार्यक्रम में थे और मेरी एक बेटी के नाम पर एक पौधा लगाया, तो जितने लोग गांव के थे, महिला पुरुष, सबकी आंखों में आंसू थे। और मुझे लगा, मैंने कहा मेरी बेटी के लिए इतनी श्रद्धा लोगों के मन में, इतनी पीड़ा, क्यों नहीं इस गांव में जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर ये काम करते हैं। और उस दिन मैंने तय किया और मेरे गांव के लोगों ने तय किया कि इस गांव में जो भी बेटी का जन्म होगा उसके नाम पर हम 111 पौधे लगाएंगे। और उस गरीब बेटी की, अगर गांव में कोई गरीब बेटी है तो उसके नाम पर हम 21,000 रुपये गांव वाले इकट्ठा करेंगे और उस बेटी के नाम पर 20 साल के लिए FD करेंगे। ये मेरी बेटी की स्मृति में किया और आज 3,51,000 पौधे, पेड़ बन रहे हैं। आम की गुठलियां मंगा कर हजारों की संख्या में आम उग रहे हैं। वहाँ पर शीशम, बरगद, पीपल,
चंदन, इस तरह के पेड़, जहाँ पेड़ नहीं होते थे वहाँ एक नंदन वन बन गया है, और सरकार की योजनाओं से। अब मैं आपसे क्या पूछूं, आपने मतलब इतनी कमाल की चीजें बताई। मतलब आपके गांव में करीबन 60 लड़कियां साल में पैदा होती हैं, जी तो 60 इंटू 111, जी, और अब तक आपके गांव में करीबन 2.5 लाख पेड़ लग चुके हैं। लगभग 3 लाख 3.5 लाख पौधे लग चुके हैं। वो जो 2 लड़कियां खड़ी आप देख रही है, अर्जेंटीना से आई है, हाँ और जी। इनने एक फिल्म बनाई है पिपलांत्री के ऊपर, सिस्टर ऑफ द ट्री, अच्छा, बेटियों के नाम पर पूरी फिल्म बनी है। ऐसी कई फिल्में उस पर बनी है। बेटियों के नाम पर तो पौधे लगेंगे ही लगेंगे। गांव में किसी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में भी पौधे लगेंगे। कोई मेहमान आए, आप मेरे गांव में घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो भी आपको एक पौधा लगाना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी पौधे लगते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो चीज है, अगर ये चीज जो इन्होंने बताया है, अगर सारे गांव, हमारे देश के सारे गांव, इतनी छोटी सी है और कमाल की बात है, आप इस कार्य को ये करते अगर करें तो मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिंदगी में सॉल्व हो जाएंगी। और इसका काम एक ही हो सकता है कि गांव के अंदर यूनिटी रहे, सब मिलके ये काम कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी मीडिया हैं, अगर इसके बारे में, इस गांव के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में ज्यादा जोर से लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा। सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। सर, इनके बारे में इनका जो एक बयान है, वो बयान अगर आप सुने उससे ही पता चल जाता है कि ये क्या क्या करते हैं। इनका बयान कहते हैं कि मेरे गांव में अगर आप मुझे एक भी, शो मी 1 मस्कीटो एंड टेक अवे ₹100, ये इनका बयान है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारत का पहला आदर्श गांव बनाने की प्रेरणा, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? जब मैं बचपन में 4th तक गांव में पढ़ाई कर रहा था, एक तो सूखा पीड़ित गांव है, बाद में 72 का ड्राउट, 78 का, 82 का। आपण मराठीमध्ये बोलूया का? तो बहुत ना, अच्छा है। कोणाला कळायला नको। नाही, हिंदी में बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये समस्या थी कि माइग्रेशन ज़्यादा था, लोग गांव छोड़ के शहर जाते थे, और घर घर में शराब, इसके कारण बिल्कुल खराब हालत गांव की थी। और 4th के बाद जब पढ़ाई के लिए मैं बाहर गया, M.Com तक पढ़ाई हो गई, मैं अच्छा क्रिकेट भी खेला हूँ, नेशनल खेल के आ चुका हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी। बैट्समैन रहे, फील्डर? ऑलराउंड, बॉलिंग बैटिंग दोनों भी अरे करता अच्छा, था। ओके। अच्छे जॉब भी थे। वो सब छोड़ के एक्सीडेंटली गांव में चला गया, अच्छा, क्योंकि उस वक्त हिवरे बाजार एक पनिशमेंट पोस्टिंग वाला गांव था गवर्नमेंट सर्वेंट को। क्यों? क्योंकि गांव में सूखा था, पानी नहीं था, इसके कारण रोजगार नहीं था और माइग्रेशन था। और जब ये देखा तो मुझे वही प्रेरणा मिली जो बचपन में सूखे के पहले जो गांव की हालात थी। हाँ। हरे भरे पहाड़ थे, झरने का पानी हम पीने के लिए यूज करते थे, हर सीजन के फ्रूट जंगल से खाने को मिलते थे, और लोग तो गरीब थे, लेकिन अगर किसके परिवार में भी किसी की मृत्यु हो गई तो दुख का बंटवारा था, शेयरिंग था, उत्सव आ गए, किसी समाज मजहब के सब लोग मिलके गांव में मनाते थे। इतना अच्छा गांव था। बाद में जो बिगड़ गया 72 के बाद, वो जब देखा तो बचपन वाला गांव निर्माण करना, ये मेरी पहली प्रेरणा रही। सर, आप सरपंच हो, लोगों को सही काम करवाना और चुनावा भी, जितना, ये दोनों काम आप कैसे करते हो? इसे कैसे करते हो आप? एक तो 89 में मैं सरपंच बन गया यूनानिमसली। सब ग्राम सभा में लोगों ने कहा अच्छा लिखा पढ़ा नौजवान है, कुछ तो भी करेगा, ये शुरुआत हो गई। और जब सरपंच बन गए तो मेरी माँ 10 दिन गांव छोड़ के निकल गई थी मायके। खुद का करियर देख, एक गांव की करियर के झंझट में मत फंसना। लेकिन जब सपोर्ट मिलता गया यूथ का, महिलाओं का, तब लगा नहीं है बस यही काम करना है, करियर तो गांव का बनाना है, पर्सनल खुद का नहीं है। तो राजनीति से हट के गांव में काम करना शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू हो गया, सब लोगों ने सपोर्ट दिया, एक एक काम, एजुकेशन, हेल्थ, सभी एंगल से जब काम ऊपर आने लगा, अपोज कम हो गया और लोगों ने सपोर्ट नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे। तो अभी मेरी जो 5 टर्म हो गई, पहले 3 टर्म सरपंच था, फिर आरक्षण आ गया,
तो डिप्टी सरपंच बन गए, अभी वापस सरपंच बन गए। अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या कार्य करेंगे? नहीं, आगे कुछ नहीं करना है। इसको बढ़ावा सांसद- कैसे करोगे? सांसद या विधायक बनने से ही सरपंच बन के काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली के सांसद हो, राज्यों की विधानसभा हो, सबका मकसद ये है गांव को ऊपर लाना है। और गांव को ऊपर लाना है तो लीडरशिप पंचायत की होनी चाहिए, कन्वर्जन चाहिए सभी लाइन डिपार्टमेंट का, और कम्युनिटी का सपोर्ट हो, हर गांव आदर्श बन सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बात जो आपने बताई तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोपटराव पवार साहब। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाने अभी से इतना पहले? ही कि एक तो गांव बन गया आदर्श, उसी अनुभव से महाराष्ट्र में अभी 100 गांव बन रहे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जो विदर्भ में सबसे ज्यादा 42 फार्मर सुसाइड थी, कोठोड़ा नाम का गांव है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, पिछले 3 साल में वो गांव गोद लिया। पिछले 30 साल में एक भी सुसाइड उस गांव में नहीं। तो जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मुझे भी बताइए, क्योंकि हमारे मुंबई में बड़े मस्कीटोज होते हैं, इनको कैसे मारा जाए? बिल्कुल, आपने जो संदेशा पूरे देश को दिया है, वो मस्कीटो को मैं नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए उनको वही मारना कैसे है? संदेश हर गांव में, हर गली में जाएगा और हर नेता उसका अनुकरण करेगा तो मच्छर हट सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा अनुभव है। अभी इतना नहीं हम ये काम कर रहे, जीडीपी तो बढ़ रहा, तो अभी हम हैप्पीनेस का जीडीपी बढ़ाने का काम गांव में कर रहे हैं। क्योंकि 2030 के बाद हमारे गांव में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक और कैंसर का एक भी मरीज नहीं आना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी अच्छा प्लानिंग अभी गांव में कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आपकी आंखें देख के मैं कह सकता हूँ आप मतलब कितने दिल से आप बात करते हैं। आपका दिल मतलब साफ पता चलता है कि ये आप एक कार्य के काम के हिसाब से नहीं कर रहे, ये आपका पैशन है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया था। और मैंने श्रुति मैडम को बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आए और मैं इनसे बात करूँ कि सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बैंक में नौकरी करते थे और आपने बैंक की नौकरी छोड़ दी और खेतों में आ गए। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। और प्रफुल्ल जी को, जिन्होंने कल 8 बजे सुबह में मुझे एक फ़ोन मिला कि आप वरुण जी बोल रहे हो। हम कहे हाँ मैं वरुण जी, मैं खेतों में ही रहता हूँ फार्म पे। तो ये बोले कि जो आपको एक प्रोग्राम है उसमें बॉम्बे आना। हम कहे ये कैसे हो सकता है, जो कल प्रोग्राम है और आज मैं आ जाऊँ। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ और एक किसान हूँ। अब तो किसान हूँ, पहले मैं मैनेजर हुआ करता था। मैं 2007 में टेलको टाउन जैसे 3 नंबर गेट जो फैक्ट्री है वहाँ ब्रांच था मेरा और वहाँ मैं मैनेजर था। और उसी समय मैं पहले VRS के लिए अप्लाई। ये जो आप खेती के बारे में जो समझ रहे हैं कि मैं कैसे खेती करने लगा, मुझे शौक था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब जब छुट्टी में आता था तो मैं, अपने पिताजी हमारे फार्मर थे। उस समय 1923 में मैट्रिक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अंग्रेजी उनका एक लेटर में एक फुल स्टॉप हुआ करता था। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो चिट्ठी कहते थे अंग्रेजी में लिखना, और वो उस चिट्ठी में कहाँ कहाँ गलती है सब जगह चिन्ह लगा कर रखे रहते थे। और जब हम छुट्टी में घर आते थे तो पहले नाश्ता वास्ता कर लिया, माँ बहुत बात पूछ ली, सारा चीज़ हो गया। उसके बाद बुलाते थे इधर आइए, तो कहते क्या बात है बोलिए। तो यही पढ़ते हो, इतनी गलतियाँ चिट्ठी में लिखते हो। एक किसान वो 10 किलोमीटर पैदल चलते थे तो जूता खोल करके चलते थे। और अर्थमेटिक में आप सवाल करते तो वो लिखते, बनाते नहीं थे सवाल, वो उसका उत्तर आपको बोल देते। हम 4 भाई हैं, 2 भाई यूएस में इंजीनियर था, एक तो एक्सपायर कर गया, बड़े भाई जो हमसे बड़े थे, और एक अभी प्रोफेसर है, अब वो भी रिटायर करेगा, मैं भी रिटायर तो हो ही गया हूँ। इतना बड़ा फैमिली, सभी बच्चे इंजीनियर, अमेरिका में पूरा परिवार बसा हुआ है। इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हमारे पिताजी का किया हुआ 40 एकड़ जमीन, एक जगह है जो मेरे पिताजी का किया हुआ। फिर भी
मुझे बहुत ही लगाव था कि जो किसान की स्थिति है, जो यहाँ की हालत देख रहे हैं, बहुत ही बदतर हालत है। तो अब तो नौकरी 30 साल कर चुके थे हम, सोचे कि जब 30 साल नौकरी कर ही लिए तो अब हम रिटायर करके कब 2014 में जाएंगे, तब तक वह बूढ़ा हो भी गए, तब तक में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो नहीं तो VRS ले लिया जाए। हमने VRS के लिए अप्लाई किया तो मेरा VRS टर्न डाउन हो गया। कहा कि नहीं, आपका अभी एज जो है सो थोड़ा सा 2 साल कम है। ये पूरा उस समय यही नियम था। अब तो 20 साल नौकरी करने के बाद VRS है, हमारे समय में यही था। उसके बाद मैंने सोचा कि ना, मुझे रिजाइन ही कर देना है। उसके बाद मैंने जब रिजाइन किया तो 7 लीगल नोटिस मेरे घर पे गया। बीमारी का बहाना बना बना के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो के किसी तरह से मेरा रिजनेशन एक्सेप्ट हुआ, नहीं तो मुझे डिसमिस करके हो सकता था कि जो जितना सैलरी था सारा चीज रिकवर कर लिया जाता। तो कुछ तो बहाना बनाना ही था। फिर मैं रिजाइन करके जब गया तो मैं फिर गया अपने काम में। मैं पहला चीज सोचा कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस समय मैं बच्चा था और मेरे पिताजी थे, जवान थे। तो जब गांव आता था वो कृषि का जो VLW या जो भी ऑफिसर आता था तो किसानों को कहता था कि अरे फ्री में यूरिया ले लो ना, ये चीज ले लो ना। कहना नहीं नहीं नहीं, ये खराब करता है खेत को, ये हम लोग नहीं, कोई डालता ही नहीं। अल्टीमेटली जब हम कॉलेज में गए 72 में तो उस समय में ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ही आगे बढ़ चुका था और काफी प्रोडक्शन ड्यू टू दिस फर्टिलाइजर। अब आप अंदाजा करोगे कि 2 किलो 4 किलो जो फर्टिलाइजर पहले यूज होता था आज वो पर कट्ठा 35 किलो यूज होता है। उस जमीन की क्या दुर्दशा होगी और जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी क्या हालत होगी। इतने इंसेक्टिसाइड, जैसे हम लोगों का बीमारी बढ़ रहा है तो अभी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन मेडिसिन एंटीबायोटिक चल रहा है। सर मुझे एक बात जाननी है, मैं कब से जानना चाहता हूँ कि आप जब बैंक में काम करते तो आपकी तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? उस समय में 50+ मेरी तनख्वाह थी। तो अब जो आप खेतों में काम करते हो तो उससे ज्यादा ही खेतों में कमा उससे रहे हो? ज्यादा हम उतना जोड़ते नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ और सबसे ज्यादा कि इतना सेटिस्फैक्शन इज द मेन पार्ट। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने भी अपने पैशन के पीछे गए और सेटिस्फैक्शन के लिए। सर आप बता सकते हैं, आप अकेले इस कार्य में आए हैं तो आज आप कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? बहुत सारे लोगों को मैं गिन नहीं सकता हूँ। मेरे यहाँ रोज तांता लगा रहता है, लोग आते हैं, देखते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, फोन पे सवाल, बहुत ज्यादा फोन पे सवाल होता है। कहाँ जर्मनी से कभी कभी फोन, कभी कभी हमारा जो है सो ये रशिया का जो ये है वहाँ से आया कि जो आप पूरा अपना डिटेल भेजिए और हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो हम बोले रशिया कि में जी रशिया के वो जो जहाँ पे अभी वार हो रहा है वो का सीरिया, यूक्रेन से, यूक्रेन से तो नहीं चले जाएंगे। यूक्रेन से आया था। तो हम बोले कि नहीं भैया, हम यहाँ देश को छोड़ करके हम जाने वाले नहीं हैं, हम अपने गांव का सेवा करेंगे अभी। और हमारा अभी देश, हमारे यहाँ अभी बहुत ही स्थिति बहुत अच्छा किसानों का नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आपने लोग गांव छोड़ के कोशिश करते देश में, मतलब सिटी में आते हैं, आप सिटी छोड़ के गांव जी में हम गए। उस सिटी में थे जहाँ पर मेरा ब्रांच था। तो 10 बजे 200 कस्टमर टाई लगा करके खड़ा हो जाता था। 200 कस्टमर टेल्को टाउन में जो 4 नंबर गेट 3 नंबर गेट पर ब्रांच था, वो 10 बजे में जब बैंक खुलता था तो 200 कस्टमर टाई लगा करके खड़ा हो। और मुझे ये बहुत दुख लगता था वो जब कुछ बोलता था, क्योंकि अब जानते हैं कि हमारे देश में कोई 11 बजे बैग डुलाते हुए आ रहा है तो कोई 10:30 बजे बैंक में आ रहा है, तो उससे हम लड़ते थे। हमने बहुत संघर्ष किया बैंक में भी सही करने के लिए। लोगों को कहते थे कि समय पर आओ, काम करो। अब किसी को कहोगे, अब वो आता था काम लेकर के, वो फिक्स डिपॉजिट का रिन्यूअल कराना, मैडम तुम थोड़ा सा कर दो ना, मुझे सर छुट्टी नहीं है, मुझे आता ही नहीं। अरे यार तुमको नहीं आता, तुम बैंक में नौकरी करते हो, आता क्या है? तो मैं तो बोलता हूँ कि सर आपने इतने लोगों को जाके खेतों में सिखाया। मैं कहता हूँ आप तो बाद में कभी हो फिर बैंक में आओ, बैंक में भी कई लोगों को सिखाने की जरूरत है। बहुत सिखाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। इकट्ठ से ही नहीं है कि कस्टमर घूम रहे हैं, उससे बात करने का तमीज नहीं है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, आप ये जो आपको जो नीड्स संस्था आपने जो शुरू की है,
ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा इसको मैं शुरू करना चाहिए? इसकी क्या नीड थी जो आपने ये शुरू की? हम लोग झारखंड में जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, झारखंड में जो आप जितनी गरीब डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में, उसमें मैक्सिमम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। और झारखंड की आर्थिक स्थिति ऐसे है, आप जानेंगे कि लोग पलायन करके, जैसे पहले कोलकाता जाते थे, फिर महाराष्ट्र मुंबई आने लगे और अभी गुजरात वगैरह जाते हैं। तो आप गांव में देखेंगे कि पूरे गांव के गांव सबके दरवाजे में ईंटें लगे हुए हैं। तो हम लोग बोलते थे कि उसका घर में ईंटा लग गया। ईंटा लग गया माने पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई, और वो दरवाजे में ईंटा लगा देते थे, क्योंकि बहुत गरीब मिट्टी का ये है, वैसे पलायन करते थे और स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो हम लोग उस क्षेत्र में काम करते थे। तो बीच में एक ऐसा स्थिति आया कि भारत सरकार की एक प्रोग्राम में, HRD मिनिस्ट्री का, वो स्किल ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में हम एज ए डायरेक्टर हम जॉब कर रहे थे। तो हमारे सभी साथी लोग जो लोग थे, सभी सोचते थे कि नहीं, हम लोग इस तरह का काम अपने से करेंगे, अपनी NGO की तरफ से। तो हमारे मित्र जो मुरारी चौधरी एक हैं, और हम लोग दोनों मिलके हम लोग इस तरह का ये नीड्स NGO को शुरू किए। फडणवीस हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि सभी को संबोधित करें। हमारे बीच उपस्थित इस नव भारत की संकल्पना को जो आगे ले जा रहे हैं, ऐसे केवल अभिनेता ही नहीं, तो जिनको हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर कह सकते हैं, ऐसे अक्षय कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, जिन्होंने ग्राम परिवर्तन में अपने अपने स्टेट्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, ऐसे सभी महनीय व्यक्तिगण, Y4D के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो न्यू इंडिया कॉन्क्लेव लॉन्च हो रहा है और अक्षय जी जैसा ब्रांड एम्बेसडर जिसके लिए प्राप्त हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत चीज़ें बदल रही है। देश के अलग अलग भागों में लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं। कई बार
हम लोग बड़े निराश होकर कहते हैं कि क्या चीज़ें बदलेगी, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को हमने पूछना चाहिए कि क्या चीज़ें हम बदलेंगे। और जब ऐसे सारे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने शून्य से काम शुरू किया है और एक नई दुनिया को निर्मित किया है, इस प्रकार के लोग अगर इतना परिणाम साध सकते हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेटिव कार्य कर सकते हैं, तो हम सारे भारतीय अगर इसी दिशा में आगे बढ़े तो भारत को बदलने में समय नहीं लगेगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेटिव एटीट्यूड हमारे बीच तैयार किया है, मैं अगर महाराष्ट्र की बात कहूँ तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमने 3-3.5 साल पहले स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के रूप में शुरू किया, और हमारी स्वतंत्रता के 67 साल के बाद महाराष्ट्र की 1,10,00,000 परिवारों में से 50 लाख परिवारों के पास शौचालय था और 60 लाख परिवार ऐसे थे कि जिनके पास शौचालय नहीं था। पिछले 3 वर्षों में उन पूरे 60 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हमने किया। तो जो काम 67 साल में हुआ उससे ज़्यादा काम 3 सालों में हम कर पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लोगों ने प्रेरणा ली और उस काम को अपना काम बनाया। अपना कार्य बनाकर जब एक जनभावना तैयार होती है तभी परिवर्तन होता है। महाराष्ट्र में हमने जलयुक्त शिवार जैसी योजना को कार्यान्वित किया और आज अलग अलग प्रकार से ये योजना, जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में वाटर लेवल बढ़ा रही है और करीब महाराष्ट्र की वाटर लेवल 5 मीटर तक बढ़ी और 3 साल के सूखे के बावजूद मराठवाड़ा जैसे इलाके में वो 3 मीटर से बढ़ी, तो इसका कारण यह है कि लोगों का सहभाग इसमें बड़े पैमाने पर हुआ और इसके माध्यम से आज बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक ये अलग अलग काम करने वाले जो लोग हैं इनको समाज के सामने हम नहीं लाएंगे, इनके कार्यों की एक क्षमता है, लेकिन अगर इनके साथ हम जुड़ेंगे तो क्षमता दुगनी होगी। आज जब अक्षय जी जैसा कोई व्यक्ति इनके कार्य को कम्युनिकेट करता है तो जो काम ये 1 साल में कर सकते हैं या 1 साल में जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उससे 5 गुना लोगों तक ये 1 महीने में पहुंच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मिलकर जब इन कार्यों से जुड़ेंगे, आज महाराष्ट्र में हमने सोशल विलेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया तो ये तय किया कि हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर को साथ में लेकर एक इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करेंगे कि जिसमें महाराष्ट्र के 1000 गांव जो सबसे लो एचडीआई के हैं, आदिवासी गांव है, दुर्गम भागों में बसे हुए गांव है जिसका एचडीआई सबसे लो है, ऐसे 1000 गांवों को हम देश के सर्वोत्तम गांव बनाएंगे। हमारे पोपट राव जी पवार यहाँ पर है जो आदर्श ग्राम योजना सरकार की चला रहे, कई ग्रामों को उन्होंने आदर्श बनाया और इस योजना के तहत हमने कॉरपोरेट्स को साथ में लिया और इसका मूल तत्व ये रखा कि हमको कोई गांव सुंदर करना नहीं है या गांव में सारा कंक्रीट का जंगल करना नहीं है, तो गांव के जो पैरामीटर्स है उसको हमको चेंज करना है। किसानों की आय को दुगना करना है, गांव में मोर्टेलिटी का जो रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट होगा, ये सारे पैरामीटर्स पर एचडीआई के जितने पैरामीटर्स है इसमें देश के जो सर्वोत्तम पैरामीटर्स है उससे भी अच्छे पैरामीटर इन लो एचडीआई गांव के हम कर सके। और इस दृष्टि से केवल 2 काम हमने किए। पहला काम, सरकार की ही सारी चालू योजनाएं जो है इन योजनाओं को वहां तक पहुंचाना और उसमें गैप फंडिंग के रूप में जो कॉरपोरेट्स है उन कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व करके उनकी एक्सपर्टीज, उनकी एफिशिएंसी, इसको साथ में लेकर ये गैप फंडिंग भी करना और उनकी एफिशिएंसी को, उनकी टेक्नोलॉजी को उसमें यूज़ करना। और इसके लिए हमने तय किया कि बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे दूत गांव में 3-3 साल तक रहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब हमने इसके बारे में उनके ट्रेनिंग के लिए एक ऐड निकाली और कौन आना चाहते,
बड़े अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां जो कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं अच्छा काम कर रहे थे, पढ़े लिखे, बिल्कुल वो प्रेरणा लेकर कि भाई हम अपना काम छोड़कर 3 साल देने को तैयार है, हम 2 साल देने को तैयार है, हम गांव में जाकर रहेंगे। और आज 350 इस प्रकार के दूत गांव में जाकर रह रहे, और 150 लोग और जाने वाले हैं, और 1000 गांव में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग आने वाले 1 साल में, अभी 1 साल हो गया और 1 साल में हम इसको करेंगे, और उन गांव को देश के सर्वोत्तम गांव में हम लोग परिवर्तित करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जिन लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, अक्षय जी आपने, उन सबसे बहुत हम सीख सकते हैं, और उनके आइडियाज़ भी हम इसमें डाल सकते हैं, और सब लोग मिलकर अगर तय करें तो मुझे लगता है कि ये जो टास्क है भारत को नव भारत में ट्रांसफॉर्म करने की, कि जिस भारत में किसानों की आय दुगनी हो, जिस भारत में बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग मिले, उनको रोजगार मिले, जिस भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं सब तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म आज तैयार हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। मैं आज जो लोग अलग अलग अपने राज्यों से पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनके काम को मैं सलाम करना चाहता हूँ, और हम सब लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग एक नव भारत के निर्माण में करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।